Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in June 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 1 to 2 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. This is unit number 2, that is political thought, and within this unit this is chapter number 8, that is GWF Hegel. Okay, so today we will study about Hegel. हेगल जो है उनका जो फुल नेम है वो क्या है, जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगल. ही वॉज बॉर्न इन 1770 और ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे, ये जर्मनी में बॉर्न हुए थे. ठीक है. ही वॉज नोन, इनका जो फेमस वर्क था वो क्या था, फिलोसफी ऑफ राइट. दिस बुक इज रिटन इन 1821. तो ये इनका फेमस वर्क था. ठीक है. उसके बाद जो है इनको स्टेट फिलोसोफर भी कहते थे क्योंकि ये जो जर्मनी का किंगडम प्रूसिया था वहाँ पे जर्मनी में, वहाँ पे के भी स्टेट फिलोसोफर थे. एंड ही वॉज नोन फॉर हिज पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट डायलेक्टिक्स ऑफ आइडियाज़. ये जो कॉन्सेप्ट थे इनके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट था वो था डायलेक्टिक्स ऑफ आइडिया, और वी कैन से दैट डायलेक्टिकल आइडियलिज्म. ठीक है. डायलेक्टिक्स ऑफ आइडियाज़, civil society, state and freedom, these are the political concept on which he has written some work. So इनके लिए ये he was known for these concepts. Okay. फिर कुछ ऐसे फिलोसफर, उनके जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट थे वो बहुत ही टाइमलेस थे. मतलब क्या कि ये हर एक राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो, सबके लिए इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने, क्योंकि इनके जो फिलोसफी थी वो बहुत ही टाइमलेस है. मीन्स वो हर टाइम पे एप्लीकेबल होती थी. ठीक. सो हमने देखा कि GWF हेगल जो थे वो हेगल का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था वो क्या था, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म. सो वी विल स्टडी दिस इन डिटेल. अब हम समझते हैं कि डायलेक्टिकल आइडियलिज्म क्या है, इसका मतलब क्या है. देखिए. ठीक है. सो फॉर हेगल आइडियाज़ रिप्रेजेंट कॉन्शियसनेस और एब्सोल्यूट स्पिरिट. हेगल के लिए आइडियाज़ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने बोला कि आइडिया ही सबसे इंपॉर्टेंट है. हेगल ने क्या बोला कि आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, और या फिर आपकी एब्सोल्यूट स्पिरिट, आपके स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. सो इसीलिए, और उन्होंने क्या बोला कि रीज़न, जो रीज़न है वही रियलिटी में सबसे ज़्यादा सेंस बनाता है. मीन्स रीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो रीज़न का टर्म है, ये टर्म का एक मीनिंग है. ठीक है. ये रीज़न मतलब वो वाला रीज़न नहीं है जो आप लोग समझते हैं कि हम उसका किसी चीज़ का रीज़न मीन्स यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ समथिंग दैट शोज व्हाट इज़ फेयर और राइट टू डू समथिंग. ठीक. ये एक ओपिनियन होता है, या हम कह सकते हैं एक ऐसा जजमेंट होता है जब हम लॉजिकल थिंकिंग के बाद, आफ्टर लॉजिकल थिंकिंग, जब हम किसी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे लॉजिकली सोचते हैं और उसके बाद जो अपना ओपिनियन बनाते हैं या जजमेंट बनाते हैं, उसको हम रीज़न बोलते हैं. ठीक है. सो फॉर हेगल रीज़न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. अब एक स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये UPSC में भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है. एंड इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए क्या है. सब पहले बात तो ये स्टेटमेंट क्या है कि रियल इज़ रैशनल एंड रैशनल इज़ रियल. अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि देखिए, रियल तो आप जानते हैं रियलिटी, रैशनल मीन्स व्हाट, रीज़न. तो अकॉर्डिंग टू हेगल, हेगल ने क्या बोला कि जो रियलिटी है और रीज़न है, दीज आर इंट्रेंसिकली लिंक्ड, बोथ आर लिंक्ड. जो भी रियलिटी जो हमें दिखती है, जो हम लोग समझते हैं, वो किसका रिजल्ट है, वो रीज़न का रिजल्ट है, वो आइडियाज़ का रिजल्ट है. और इसी रीज़न की वजह से, इसी ओपिनियन की वजह से हम लोग जो नेचर की रियलिटी है उसको समझते हैं. तो वी कैन से दैट, इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि जो रियलिटी है इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ, जो रियलिटी है वो किस चीज़ का एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन ऑफ रीज़न. ठीक है. तो जो भी रीज़न है, मतलब जो भी ओपिनियन है, जो भी जजमेंट है, उसी का ही रिजल्ट है रियलिटी. ठीक. जो कुछ भी हम अपनी नेकेड आई से देखते हैं. और अब ये जो स्टेटमेंट दिया था, ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय सोक्रेटिस, क्योंकि सोक्रेटिस का एक स्टेटमेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से UPSC में ऐसे का टॉपिक भी आया है. ठीक है. एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग. अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए. सोक्रेटिस का ये स्टेटमेंट है, रियल इज़ रैशनल एंड रैशनल इज़ रियल. ये तो हेगल ने बोला था, बट सोक्रेटिस ने क्या बोला था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग. इसका मतलब क्या हुआ, अनएग्जामिन्ड लाइफ मतलब कि एक ऐसी लाइफ जिसमें कोई इंट्रोस्पेक्शन ना हो, कोई रिफ्लेक्शन ना हो, जहाँ कोई क्रिटिकल थिंकिंग ना हो, तो ऐसी लाइफ मीनिंगलेस है, उसका कोई वर्थ लिविंग नहीं, वो जीने लायक नहीं है ऐसी लाइफ. जिस लाइफ में इंसान
इंट्रोस्पेक्ट ना करे, अपने एक्शंस के बारे में, क्या वो उसके एक्शन सही हैं या गलत हैं, इसके बारे में सोचे ना, विचार ना करे, क्रिटिकल थिंकिंग ना करे, तो ऐसी लाइफ जीने के वर्थ नहीं है। ठीक, तो सोक्रेटिस ने क्या बोला कि इसीलिए आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आइडियाज़ ही रियलिटी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लेटो ने भी, क्योंकि प्लेटो जो थे उनके सोक्रेटिस के शिष्य थे, ठीक है, डिसाइपल थे, तो प्लेटो ने भी इसी पे बेस्ड अपनी एलेगरी ऑफ केव्स को मैंने आपको समझाया था जब प्लेटो वाला लेक्चर लिया था, तो उसमें मैंने ये चीज़ बहुत डिटेल में समझाई थी कि इसी कॉन्सेप्ट को, अपने सोक्रेटिस के इसी कॉन्सेप्ट को प्लेटो ने अपनी फ़िलासफ़ी में भी ऐड किया और उन्होंने एलेगरी ऑफ केव्स के थ्रू इस चीज़ को, उस एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझाने की कोशिश की। ठीक, सो आई होप इसी चीज़ से जो है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि सोक्रेटिस के इसी चीज़ से हेगल भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने इसीलिए डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने बोला कि लाइफ, ऐसी लाइफ जिसमें डायलेक्टिकल आइडियलिज्म अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। अब ये डायलेक्टिकल आइडियलिज्म मीन्स व्हाट, क्या? So all realities which we see through our naked eyes are result of continuous struggle between ideas। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए क्या है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हमको रियलिटी या सच्चाई जो हमें दिख रही है, जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, वो सच्चाई जो है वो किस चीज़ का रिजल्ट है? ये आइडियाज़ का रिजल्ट है। मतलब मल्टीपल आइडियाज़ आए होंगे, उनके बीच में स्ट्रगल हुआ होगा और जो आइडिया सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहा और परफेक्ट रहा, वो आइडिया रियलिटी बन गई। ठीक, अब डायलेक्टिक्स का मतलब देखिए क्या है। डायलेक्टिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग कॉन्ट्राडिक्शंस एंड रिफाइनिंग एंड रिमूविंग देम टू अचीव एन एब्सोल्यूट और परफेक्ट फॉर्म। तो डायलेक्टिक्स क्या है? डायलेक्टिक्स का मतलब समझिए क्या, क्योंकि जब आप डायलेक्टिक्स को समझेंगे, आइडियलिज्म मीन्स आइडिया को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, एंड डायलेक्टिक्स का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि उस आइडिया का कॉन्ट्राडिक्शन होगा और उस कॉन्ट्राडिक्शन के बाद फिर उसमें रिफाइनिंग होगी, जो आइडिया सही नहीं होगा, जो मतलब जो यूज़फुल नहीं है, उसको रिमूव किया जाएगा और जो परफेक्ट फॉर्म होगा या जो एब्सोल्यूट फॉर्म होगा वो एज अ रिजल्ट आएगा। ठीक, सो उन्होंने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के हेगल ने 3 स्टेप्स बताए। ठीक है, सो ही प्रोवाइडेड 3 स्टेप्स फॉर हिज डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। ही सेड कि सबसे पहले थीसिस उन्होंने एक्सप्लेन किया कि थीसिस क्या होता है। ये एक सेंट्रल थीम है डिस्कशन का और ये एक मेन आर्गूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सी बात पे एक मेन आर्गूमेंट है, अब किसी चीज़ पे आर्गूमेंट हो रही है तो उसका एंटी या कॉन्ट्रडिक्टरी भी आइडिया होगा। अगर कोई आइडिया जनरेट हुआ है तो उस आइडिया का कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया होगा, कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी होंगे, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? एंटीथीसिस बोला। तो बोला कि फॉर एवरी आर्गूमेंट देयर इज एन कॉन्ट्रडिक्टरी काउंटरिंग आर्गूमेंट भी होता है। हर एक आर्गूमेंट के लिए एक काउंटरिंग आर्गूमेंट भी होता है, जिसको एग्जामिन करना, जिसको क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर जब आइडिया और उसका काउंटर आइडिया दोनों को जब एग्जामिन किया जाता है तो दोनों में से जो चीज़ अच्छी होती है उस चीज़ों को दोनों में से लेकर एक फाइनल आउटकम निकलता है। और वो फाइनल आउटकम किसका रिजल्ट होता है? इट इमर्जेस फ्रॉम द स्ट्रगल बिटवीन थीसिस एंड एंटीथीसिस। तो थीसिस और एंटीथीसिस के बीच में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बेस्ट पॉसिबल कंक्लूजन होगा वो एज अ फाइनल आउटकम आता है और उसको उन्होंने क्या नाम दिया? सिंथेसिस का नाम दिया। ठीक, सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हेगल ने थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस को कैसे बताया। उन्होंने बोला थीसिस मीन्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट नैरेटिव, और एंटीथीसिस क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका काउंटर नैरेटिव। और सिंथेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है कि दोनों में से जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा इसमें से थीसिस और एंटीथीसिस से, उसको मिला के एक बेस्ट पॉसिबल कंक्लूजन हम निकालेंगे और उस कंक्लूजन को क्या बोलेंगे हम? सिंथेसिस। फिर ये सिंथेसिस जो है वो एंड नहीं है, दिस इज़ नॉट एंड पॉइंट। सपोज एक थीसिस आई, एक आइडिया 1 आया, ठीक है, उस आइडिया 1 का एक काउंटर आइडिया आया, ठीक है, और उस काउंटर आइडिया के बाद एक कॉन्क्लूज़न आया। वो कॉन्क्लूज़न क्या है? दैट इज़ कॉन्क्लूज़न नंबर 1। अब ये कॉन्क्लूज़न जो है वो फिर से एक न्यू आइडिया बन जाएगा और उस आइडिया का फिर एक नया काउंटर आएगा और उस काउंटर के बाद फिर एक न्यू सिंथेसिस बनेगी। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि एक बेस्ट पॉसिबल कॉन्क्लूज़न निकल के नहीं आता है। तो इसी प्रोसेस को इन्होंने क्या बोला हेगल ने? डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। ठीक है, इसी प्रोसेस को हेगल ने क्या बोला? डायलेक्टिकल आइडियलिज्म मीन्स डायलेक्टिक्स हो रही है, थीसिस एंटीथीसिस, फिर उसका एक रिजल्ट आ रहा है, मतलब एक आइडिया
आया, उसका काउंटर आइडिया आया, फिर उन दोनों में से जो इम्पोर्टेंट था उसका एक कंक्लूजन निकला, फिर उस कंक्लूजन का एक नया आइडिया बन गया, फिर उसका एक काउंटर आइडिया आएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग अंटिल वी गेट द बेस्ट पॉसिबल कंक्लूजन। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये प्रोसेस समझ में आया होगा। तो सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस कोई एंड नहीं है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का, इट इज़ नॉट एंड, और ना ही ये इनफॉलिबल है, मतलब ना ही ये फॉल्स है, ये गलत भी नहीं है, बल्कि सिंथेसिस व्हाट इट इज़ अ सर्कुलेशन ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। तो ये जो प्रोसेस है, थीसिस, फिर उसका एंटीथीसिस, फिर उसका कंक्लूजन, सिंथेसिस, और फिर से उसके बाद एक एंटी सिंथेसिस, फिर कंक्लूजन। तो इट कीप्स ऑन रनिंग अंटिल वी फाइंड एन एब्सोल्यूट ट्रुथ और एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। तो ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो असली सच्चाई है या असली कॉन्शियसनेस है, वो नहीं मिल जाती। सो आई होप आपको ये डायलेक्टिकल आइडियलिज्म समझ में आया होगा। ठीक है, सो डायलेक्टिक्स इज द मोस्ट लॉजिकल अपैरेटस फॉर इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री इन इट्स ट्रू फॉर्म। तो हेगल ने एक चीज़ ये भी बोली कि डायलेक्टिक्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल अपैरेटस है, या हम कह सकते हैं मीडियम है, जिसके थ्रू हम लोग हिस्ट्री को बिल्कुल ट्रू फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने इसी डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का यूज़ करके हिस्ट्री की फ़िलोसफी दी। ही गेव द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो एंड ही गेव द वेरियस स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री। आप देखिए यहाँ तक आई होप आपको समझ में आएगा। अब मैं ये थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ कि कैसे ये डायलेक्टिकल आइडियलिज्म मतलब क्या हुआ। थीसिस मतलब कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ये है कि अगर एक थीसिस आया, मतलब एक आइडिया आया किसी के माइंड में कि सोसाइटी में हर किसी को वर्क करना चाहिए, लेकिन अब इसका काउंटर आइडिया, कुछ लोग के दिमाग में इसका काउंटर आइडिया भी आएगा एक कि नहीं, कुछ लोग को वर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे स्टेट, जो लोग वर्क नहीं कर सकते हैं तो उनको वर्क नहीं करना चाहिए, उसे कौन सपोर्ट करे? वेलफेयर करके स्टेट सपोर्ट करे। तो आइडिया पहले क्या आया था कि सभी को काम करना चाहिए, क्योंकि सभी को अपने कर्म का फल मिलता है, तो जो काम करेगा उसको अपने लेबर का, हार्डवर्क का मनी मिलेगा। लेकिन एंटीथेसिस है, कुछ उसका काउंटर आइडिया क्या उसी सोसाइटी में जनरेट हुआ कि नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वर्क करने के कैपेबल नहीं होते हैं, तो उन लोगों को किसे सपोर्ट करना चाहिए? उसे स्टेट सपोर्ट करना चाहिए। तो आई होप आपको मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का, ठीक है, जो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अब थीसिस और एंटीथीसिस आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब इसका सिंथेसिस क्या हो सकता है? अब इस आइडिया और काउंटर आइडिया का कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम हम बना ले ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कि एक ऐसा आइडिया सिस्टम जिसमें कि हर किसी को बेसिक इनकम मिलेगी, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी मिलेगी, चाहे वो उसका कोई भी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, इससे मैटर नहीं करते हैं, बट एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम हर एक इंसान को मिलेगी, चाहे वो वर्क कर रहा, मतलब ताकि वो एक अपनी बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं उसको फुलफिल कर सके। सो थीसिस एक आइडिया आया कि हर किसी को काम करना चाहिए, पर काउंटर आइडिया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर पाते हैं, तो उनको स्टेट सपोर्ट करना चाहिए। तो इस चीज़ का कंक्लूजन क्या आया कि एक ऐसा है, हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे हर किसी को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को, अपनी एजुकेशन को, अपनी क्रिएटिविटी या हेल्थ को परस्यू कर सके। आई होप आपको ये इसका एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। जो हेगल की फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री क्या थी, इसको हम समझते हैं। तो पहले इस स्टेटमेंट को समझिए, जो हम ग्रीन में मैं लिखती हूँ वो स्टेटमेंट होते हैं, एज इज उस पर्टिकुलर थिंकर के स्टेटमेंट होते हैं। सो आइडियाज़ आर द ट्रू मोटर ऑफ हिस्ट्री। आप देखिए हेगल ने, मैंने आपको बताया ना कि हेगल ने ये चीज़ बोली थी कि आइडिया सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी आइडिया पे बेस्ड उन्होंने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। अब उसी डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट को यूज़ करके वो अपनी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री दे रहे हैं, और उसमें वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग हिस्ट्री को बहुत बेटर वे में समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडियाज़, क्योंकि आइडियाज़ ही जो हैं वो हिस्ट्री का मोटर है, ट्रू मोटर है। मतलब आइडियाज़, डिफरेंट आइडियाज़ आए और उन्हीं आइडियाज़ के थ्रू हिस्ट्री बनती गई। ठीक, सो हिस्ट्री इज़ नथिंग बट अ कंटिन्यूस कोरोलरी ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। ओके, आई होप ये लाइन आपको समझ में आई होगी। देखिए हमारे इंडिया में ऐसा कहा, मतलब इंडियन कॉन्सेप्शन के अकॉर्डिंग हम अगर हिस्ट्री को समझे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चार युग थे जिसमें कि लास्ट युग चल रहा है। और हमारी हिस्ट्री को अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोग धीरे धीरे एक निगेटिव और एक बहुत ही रिग्रेसिव
अप्रोच देखते हैं हम अपनी हिस्ट्री को लेके, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले जो युग था वो सतयुग था, फिर उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग एंड देन कलयुग चल रहा है। तो हम लोग अपनी हिस्ट्री को निगेटिवली देखें, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि सतयुग सबसे अच्छा युग था और अभी जो कलयुग चल रहा है वो सबसे बेकार युग है। तो ये तो इंडिया का कंसेप्शन था, ये इंडिया का कंसेप्ट था। बट हेगल ने क्या बोला, हेगल तो कहाँ से बिलोंग करते थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे। तो हेगल ने हिस्ट्री को, फिलोसफी को कैसे बोला, उन्होंने एक प्रोग्रेसिव वर्जन दिया हिस्ट्री का। उन्होंने बोला कि नहीं, हिस्ट्री डिजनरेट नहीं हुई है, हिस्ट्री बल्कि प्रोग्रेस हुई है। अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो ये जो आइडियाज़ थे धीरे धीरे पहले जो है आइडियाज़ जो आए लोगों के माइंड में, उससे कहीं ना कहीं क्या हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है सोसाइटी में। सो हिस्ट्री इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ लॉजिकल एंड रैशनल कंक्लूजन। अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो धीरे धीरे लॉजिकल और रैशनल कंक्लूजन मिलता जा रहा है, और जो कि क्या ब्रिंग करता है, इट ब्रिंग एब्सोल्यूट स्पिरिट एंड एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। ओके, तो इन्होंने हिस्ट्री का एक बहुत ही प्रोग्रेसिव वर्जन बताया। इन्होंने बोला कि जो एशियंट ग्रीस फिलॉसफी थी वो हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट था। अगर हम स्टेट की हिस्ट्री को देखें तो वो स्टार्टिंग पॉइंट था, और जो यूरोप में जो नेशन स्टेट का चल रहा है तो वो सबसे नोबल फॉर्म है। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ही यूरोसेंट्रिक बात हो गई कि हेगल ने बोला कि जो सबसे, अगर हम स्टेट का इमर्जेंस देखें तो ग्रीस से स्टेट इमर्ज हुआ था, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, और यूरोपियन नोशन में जो स्टेट आया है वो सबसे नोबल फॉर्म है स्टेट का। सो हेगल प्रेजेंटेड अ फिलोसफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कंसिडर्ड एज अ डायलेक्टिकल प्रोसेस। तो इन्होंने हिस्ट्री को भी किस तरह से एक्सप्लेन किया, एज अ डायलेक्टिकल प्रोसेस स्टेट किया। अब उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस बताए हिस्ट्री की, तो उन्होंने टोटल 6 स्टेज बताई। सबसे पहली स्टेज क्या थी कि उन्होंने बोला कि हिस्ट्री को अगर हम देखें तो सबसे पहले स्टेज क्या है कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक या फिजिकल वर्ल्ड आए, मतलब जैसे कि ट्रीज, फॉरेस्ट, ओशियन, लैंड, ये सारी चीज़ें जो इनऑर्गेनिक वर्ल्ड है वो ये हम कह सकते हैं नॉन बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि बायोटिक कंपोनेंट्स का एवोल्यूशन सबसे पहले हुआ। फिर स्टेज 2, उन्होंने हिस्ट्री की स्टेज 2 क्या बताई कि फिर जब फिजिकल और या इनऑर्गेनिक वर्ल्ड इवॉल्व हो गया तो उसके बाद ऑर्गेनिक वर्ल्ड का एवोल्यूशन हुआ, जिसमें कि एनिमल्स, प्लांट्स आए, क्योंकि ये सब क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लाइफ देने वाली चीज़ें हैं। फिर थर्ड स्टेज उन्होंने क्या बताई हिस्ट्री की कि फिर उसके बाद जब ये ऑर्गेनिक वर्ल्ड आ गया तो उसके बाद ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन हुआ, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या थे, वो रैशनल एजेंट थे, उनके पास रीज़न था, उनके पास लॉजिकल थिंकिंग थी। सो ये सबसे हायर स्टेज है, और ये क्वालिटेटिवली अगर हम बोले, ये स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है, तो इन्होंने बोला कि जब ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन हुआ तो ये सबसे हायर स्टेज थी, क्योंकि इसमें रैशनल बींग्स का इवोल्यूशन हुआ। ओके, फिर उन्होंने क्या बताया कि स्टेज 4 उन्होंने क्या बोला कि इस्टेब्लिशमेंट, फिर जब इंडिविजुअल आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए जिनके पास विजडम थी, रीज़न था, तो फिर धीरे धीरे फैमिली का इस्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ। और ये जो फैमिली, ये जो एसोसिएशन था, ये सबसे पहला आइडिया था। तो इन्होंने फैमिली को भी कैसे रिप्रेजेंट किया, इन्होंने बोला कि फैमिली बनाएंगे, ये एक आइडिया पहले इंसान के माइंड में आया और उसके बाद फैमिली का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो दिस वॉज दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन, दैट वॉज इनिशियल आइडिया ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। फिर उसके बाद स्टेज 5 में जब फैमिलीज़ बन गई तो फिर बहुत सारी फैमिलीज़ ने ये सोचा कि अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, इंटरपर्सनल, इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक और इंटरडिपेंडेंस के लिए या म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए सिविल सोसाइटी का बनाना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल स्कूल्स का बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अब हर एक फैमिली को ये लगा कि हमें एडुकेशन कहाँ मिलेगी। तो एडुकेशन के लिए हर एक इंसान को कॉमनली जो है एक म्यूचुअल कोऑपरेशन के थ्रू एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जहाँ पे हर किसी के घर के बच्चे पढ़ने जा सकें। तो इस्टेब्लिशमेंट फैमिली के बाद, अकॉर्डिंग टू हेगल, उन्होंने बोला फैमिली बनी, फिर फैमिली के बाद सिविल सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और सिविल सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ, क्योंकि एक म्यूचुअल कोऑपरेशन की ज़रूरत थी, इकोनॉमिकली लोग इंटरडिपेंड होने लगे, क्योंकि सपोज़ किसी ने गाय पाली तो किसी ने मिल्क प्रोड्यूस करने लग गए, बट किसी के पास मिल्क नहीं है, कोई कारपेंटर इनका काम कर रहा है, तो अब उसे मिल्क चाहिए तो वो क्या करेगा, तो उसको ऑब्वियस सी बात है उस मिल्कमैन से अपना रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो फॉर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन देयर वॉज अ नीड फॉर
फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी। सो फर्स्ट आइडिया क्या लोगों के माइंड में आया होगा कि हमें फैमिली बनाना चाहिए। फिर सेकेंड आइडिया आया कि अब हमें अपने म्यूचुअल कॉपरेशन करके एक जो है सिविल सोसाइटी बनाना चाहिए। और सबसे लास्ट स्टेज उन्होंने क्या बताई कि जब ये सारी चीज़ें बन गई, सबसे पहले इनऑर्गेनिक वर्ल्ड, देन ऑर्गेनिक वर्ल्ड, देन ह्यूमन बींग्स, देन फैमिली, देन सिविल सोसाइटी, एंड आफ्टर दैट एट द लास्ट देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की ज़रूरत पड़ी। इस स्टेट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये एक परफेक्टली रैशनल एंड परफेक्टली एथिकल सोशल ऑर्डर बन सके, सोसाइटी में हर कुछ बहुत स्मूथली रन कर सके, और जो सिविल सोसाइटी या अदर चीज़ें उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके कि स्मूथली रन करने के लिए एक यूनिवर्सलिटी को सिंबलाइज करने के लिए स्टेट की ज़रूरत है। सो आई होप आपको ये जो हिस्ट्री फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री की जो फिलॉसफी दी एंड डिफरेंट स्टेजेस जो हेगल ने बताएं आपको समझ में आए होंगे। अब इनके बाद जब ये उन्होंने अपनी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री दी, उसके बाद उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट दी। ये भी इनका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से इनको जाना जाता था। ठीक है, सो थ्योरी ऑफ स्टेट क्या थी इसको समझते हैं। ये जो एक लाइन है, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। यहाँ पे भी यूपीएससी से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखिए अभी तो पहले मैं लेक्चर्स लूँगी यूजीसी नेट में, और एक मैंने इसमें इसी चैनल पे एक मैंने वीडियो डाल रखी है जिसमें कि यूजीसी नेट और यूपीएससी का कंपैरिजन किया है, सिलेबस का कंपैरिजन किया है कि यूजीसी और नेट में और यूपीएससी में क्या कॉमन सिलेबस है। और इसीलिए मैं उन सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियोस को देख रहे हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जो कॉमन पार्ट है दोनों में से वो आप इन वीडियोस के थ्रू जरूर देखिए। ये मत सोचिए कि इसमें टाइटल पड़ा हुआ है यूजीसी नेट तो सिर्फ ये यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। नो, दिस इज़ वेरी टू द पॉइंट ये लेक्चर्स हैं। तो ये जो टू द पॉइंट लेक्चर्स होते हैं, आप यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स भी अगर इन कॉन्सेप्ट को टू द पॉइंट अपने माइंड में बैठा लेंगे, फिर अगर वो रेफरेंस बुक्स को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा उनको हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ ये जो फ्री में एक सीरीज़ चल रही है, इतना ज़्यादा कंटेंट फ्री में आपको देखेंगे यूट्यूब में नहीं मिलेगा एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। ठीक है, सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जब ये यूजीसी नेट वाली सीरीज़ हो जाएगी कंप्लीट, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं यूपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए आंसर राइटिंग सीरीज़ लेकर आऊँगी। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उन सब की एक आंसर राइटिंग फ्री में सीरीज़ चलाएंगे ताकि हर एक बच्चा एक दूसरे से के आंसर्स को देखे, पढ़े और कैसे आंसर लिखे जाते हैं उसको समझे। और जहाँ पे एक्स्ट्रा नीड होगी वहाँ पे यूपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए मैं अलग से सब्जेक्ट सिलेबस को भी कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, सो अभी तो ये कॉमन पॉइंट चल रहा है, ये जो थॉट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये यूपीएससी में भी कॉमन है और यूजीसी में भी कॉमन है, तो दोनों स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है, सो आप देखिए थ्योरी ऑफ स्टेट जो हेगल ने दी, हेगल की थ्योरी ऑफ स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं। हेगल ने भी स्टेट को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने बोला स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। यहाँ तक कि हेगल ने क्या बोल दिया कि स्टेट जो है एक तरीके से अल्टीमेट रियलाइजेशन है। आपने जो रीज़न है, जो आपके माइंड में आइडिया आया, उसको एक मैनिफेस्ट किस फॉर्म में हुआ, वो स्टेट फॉर्म में हुआ, और उसको मार्च ऑफ गॉड बोल दिया। मतलब उन्होंने ये बोल दिया कि स्टेट को एक तरह से बैकिंग किसको दे दी, गॉड की दे दी। उन्होंने बोला कि गॉड की मर्जी है स्टेट को बनाने की। ठीक है, इट इज़ द विल ऑफ गॉड विच इज़ एक्सप्रेस थ्रू लॉज एंड इंस्टीट्यूशन। जो भी गॉड की मर्जी होती है वो अपनी विल को, गॉड अपनी विल को किस तरह फुलफिल करवाता है, थ्रू लॉज के थ्रू और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है स्टेट अपनी मर्जी को पूरा करवाता है। और ये लॉज और इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंट कौन करता है, स्टेट। तो इसलिए स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मतलब गॉड ने ही स्टेट को इस्टेब्लिश किया, एक तरह से उन्होंने ही इसको अल्टीमेट रियलाइजेशन है ऑफ रीजन। सो आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा। तो हेगल ने कॉन्सेप्चुलाइज किया 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो कि मैंने आपको ऊपर समझाया कि फैमिली, उन्होंने बोला फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन लाइफ में। सिविल सोसाइटी इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड स्टेट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। सो ही अकॉर्डिंग टू ही कॉन्सेप्चुलाइज दीज 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने बोला कि जैसे कि हॉब्स और लॉक्स ने भी स्टेट को दिया था, बट हॉब्स और लॉक्स ने स्टेट और सोसाइटी को एक तरह से बहुत ज़्यादा अलग करके नहीं डिफाइन किया था, बट हेगल ने सिविल सोसाइटी को स्टेट से बहुत ही मिंगल नहीं किया, उसको मिलाया नहीं, उसको अलग अलग समझाया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू हेगल हर एक ऑर्गन क्या रिप्रेजेंट करता है, आइडिया को। अब ये कौन 3 ऑर्गन बताए ना, फैमिली,
फैमिली एक ऑर्गन है, ठीक है, और उसके बाद सिविल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हेगल दूसरा ऑर्गन है, और स्टेट जो है वो तीसरा ऑर्गन है। तो इन्होंने बोला ये तीनों चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं, आइडिया को रिफ्लेक्ट करती हैं। फैमिली रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ पर्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रिज्म। अब पर्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रिज्म का मतलब समझिए क्या है, ठीक। तो देखिए उन्होंने क्या बोला, हेगल ने बोला कि फैमिली मतलब क्या, कि हर एक मेंबर दूसरे मेंबर के लिए सेल्फलेस सर्विस देगा। मतलब आप ही हैं, जैसे आप अपने भाई बहन के लिए या आपके माँ बाप आपके लिए, आप अपने माँ बाप के लिए, उनसे कोई सेल्फिश आपका मोटिव नहीं होता है, आप उनकी सच में हेल्प करना चाहते हो, सच में उनके केयर करते हो, लव करते हो, एक सेल्फलेस सर्विस होती है। तो उन्होंने बोला कि फैमिली इसी आइडिया को रिफ्लेक्ट करती है जो एक पर्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रुइज्म होता है। अल्ट्रुइज्म मतलब क्या होता है, परोपकार, ठीक है। तो ये जो परोपकार की भावना होती है इंसान के अंदर, लेकिन ये पर्टिकुलर होती है। पर्टिकुलर मतलब क्या, कि सिर्फ कुछ मेंबर्स के लिए आप बिल्कुल सेल्फलेसली केयर करते हो, लव करते हो, हेल्प करते हो। तो ये जो सेल्फलेस सर्विस होती है बहुत ही फैमिली में हर एक मेंबर के लिए बहुत ही सेल्फलेस होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिमिटेड होती है, इट इज़ लिमिटेड टू फैमिली मेम्बर्स, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलरिस्टिक इन नेचर। तो ऐसा परोपकार जो पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए किया जाए, क्योंकि वो एक फैमिली है, वो एक फैमिली में हर कोई एक इंसान एक दूसरे के लिए सेल्फलेस लव केयर अफेक्शन शो करता है। तो इन्होंने क्या बोला कि फैमिली किस आइडिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक पर्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रिज्म को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक। क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि हर एक ऑर्गन किसी न किसी आइडिया को डिनोट करता है। तो फैमिली किस आइडिया को डिनोट करती है, जो पर्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रिज्म होता है, इस आइडिया को फैमिली डिनोट करती है। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो सिविल सोसाइटी होती है, फैमिली में तो लोग सिर्फ अपने मेंबर्स को, जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके लिए बारे में सोचता है, लेकिन सिविल सोसाइटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, यूनिवर्सल इकोइज्म को रिप्रेजेंट करती है। ये जो सारे मैंने कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज़ अपने माइंड में सेट करने हैं, बिकॉज यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो आपसे पूछा जाएगा कि हेगल के अकॉर्डिंग सिविल सोसाइटी किस पर्टिकुलर आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है, तो यूनिवर्सल इगोइज्म को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब क्या, अ स्फीयर वेयर each member of society creates interpersonal relations for the fulfillment of self interest। तो सिविल सोसाइटी यूनिवर्सल इगोइज्म को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब हर एक इंसान दूसरे इंसान से आपस में रिलेशन क्यों बनाता है, हर एक मेंबर सोसाइटी का, समाज का हर एक मेंबर एक दूसरे से रिलेशन क्यों बनाता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। तो इसीलिए सोसाइटी किस आइडिया को रिफ्लेक्ट करती है, यूनिवर्सल इगोइज्म को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे हमारा रिलेशनशिप शॉपकीपर से, मिल्कमैन से, टीचर से, तो ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है, सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। और हमने ये रिलेशन क्यों बनाया, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, अपनी इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। तो टू सेटअप सिविल सोसाइटी, अब इन्होंने बोला कि अब सिविल सोसाइटी और फैमिली का फॉर्मेशन क्यों हुआ, ये समझ में आया, और ये किस आइडिया को रिप्रेजेंट करती है, आपको आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब उन्होंने बोला कि ये जो सिविल सोसाइटी है, इसको, ये जो सिविल सोसाइटी के रिलेशंस हैं, इसको सेटअप करने के लिए एक इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत है। वो इंटरमीडिएटरी क्या है, एक एक्सटर्नल स्टेट है जो कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, ठीक। तो इन्होंने स्टेट को क्या बोला कि स्टेट किस आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को, ऐसे प्रिंसिपल जो सभी पे लागू हों, वो स्टेट इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टेट इज़ अ प्राइमरी वर्क इज टू, स्टेट का प्राइमरी वर्क क्या है, टू फैसिलिटेट द रिलेशन अमंग मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी। जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर्स को के बीच का जो रिलेशन है उसको फैसिलिटेट करवाने के लिए स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि सभी के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, सिक्योरिटी मिल सके और एक स्मूथ रनिंग हो सके। सो अबव ऑल, और इन्होंने बोला अब फैमिली और सिविल सोसाइटी, इन सबसे भी ऊपर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट। तो स्टेट को उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा दी हेगल ने। इन्होंने बोला क्योंकि स्टेट एक सुप्रीम रीजन है, मतलब स्टेट जो है वो सबसे परफेक्ट आइडिया का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल अल्ट्रिज्म। अब ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल अल्ट्रिज्म को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल अल्ट्रिज्म मैंने आपको बताया, फैमिली जो है वो
जो फैमिली बनी, तो फैमिली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? पर्टिकुलरिस्टिक एल्ट्रिज्म। आपस आप एक दूसरे सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए परोपकार दिखाएंगे। सिविल सोसाइटी तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए बनी, लेकिन स्टेट किस लिए बनी? स्टेट जो है वो यूनिवर्सल एल्ट्रिज्म के लिए बनी। यूनिवर्सल एल्ट्रिज्म मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन बना वो सबके परोपकार के बारे में सोचता है, इसीलिए स्टेट सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ऊपर है। स्टेट रिफ्लेक्ट, और इसीलिए हेगल ने ये भी बोला कि स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। सो स्टेट रिफ्लेक्ट्स नॉट मेयरली द विल ऑफ पीपल बट द स्पिरिट ऑफ गॉड। इन्होंने क्या बोला कि स्टेट सिर्फ लोगों की इच्छा को नहीं जाहिर करता है, बल्कि भगवान की भी स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट हैज़ इट्स ओन सोल। स्टेट की अपनी खुद की सोल है, खुद का रीज़न है और खुद की कॉन्शियसनेस है। इसीलिए स्टेट एक ऐसी पॉलिटिकल कम्युनिटी है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल एक दूसरे को मैनेज करते हैं और एक अपनी कलेक्टिव लाइफ को सही तरीके से जी सके, उसके लिए स्टेट बना है। सो स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये जो थ्योरी ऑफ स्टेट है, आपको हेगल की ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं हेगल की थ्योरी ऑफ फ्रीडम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हेगल का कि इनकी जो थ्योरी ऑफ फ्रीडम थी ये क्या थी। तो इन्होंने बोला व्हाट द स्टेट डिसाइड्स फॉर पीपल इज़ ट्रू फ्रीडम। क्योंकि देखिए हेगल ने स्टेट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, तो स्टेट को अगर सबसे ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दी तो उन्होंने ये भी बोला कि स्टेट जो अपने लोगों के लिए डिसाइड करेगा वही स्टेट लोगों की ट्रू फ्रीडम होगी। इंसान अपने हिसाब से उसको फ्रीडम नहीं मिली, स्टेट ने उसके लिए जो डिसाइड किया। तो एक तरह से देखा जाए हेगल को इसीलिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि हेगल ने एक तरह से ही वॉज फासिस्ट। हेगल को फासिस्ट भी कहा जाता है। फासिस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने स्टेट को ही एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे दी और उन्होंने बोला स्टेट जो फ्रीडम डिसाइड करेगा लोगों की वही ट्रू फ्रीडम होगी। स्टेट के जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं वही रिप्रेजेंट क्या करते हैं? यूनिवर्सल स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टेट जो भी नियम कानून बनाता है वो सभी के लिए, पूरे सभी के बेनिफिट के लिए होते हैं। लार्जर ह्यूमैनिटी मतलब सभी के बेनिफिट के लिए होते हैं और इसीलिए कोई भी सिटीजन उनसे डिसएग्री नहीं कर सकता। हर किसी को स्टेट के ऑर्डर्स को एज इट इज़ फॉलो करना पड़ेगा। नो one is allowed to revolt against the state and everyone has to have follow the rules and orders of state। तो इसीलिए हेगल को फासिस्ट भी कहा जाता है। हेगल एक स्टेटिस्ट थिंकर थे, ही वॉज अ फासिस्ट ऑल्सो, ही वॉज कंसिडर्ड। इनको क्रिटिसाइज इसीलिए किया जाता है बिकॉज इन्होंने क्या बोला कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट अ डायलेक्टिकल प्रोसेस। उन्होंने बोला कि स्टेट भी क्या रिप्रेजेंट करता है? एक डायलेक्टिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ ये ऐसे नहीं हो गया, बहुत सारे आइडियाज़ और काउंटर आइडियाज़ का रिजल्ट है स्टेट। अब देखिए रीज़न गेट इट्स परफेक्ट रियलाइजेशन इन द स्टेट। इन्होंने एक स्टेटमेंट में क्या दिया कि लोगों का जो ओपिनियन या जजमेंट या जो रीज़न था, जो उनकी विजडम थी, उस विजडम का परफेक्ट रियलाइजेशन है स्टेट। स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ एक तरह से ये परफेक्ट आइडिया था इंसानों का। ठीक है, आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा। मैं हर एक लाइन को देखिए उतना ही कुछ मैंने इन लेक्चर्स में इंक्लूड किया है जितना इम्पॉर्टेंट है और जितना आपको एज इट इज़ अगर आप अपने आंसर्स में लिखते हैं, जो आंसर राइटिंग करते हैं या जो बच्चे इन चीज़ों को समझते हैं तो आपके लिए बहुत उनकी पूरी फिलॉसफी आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए उन्होंने क्या बोला कि स्टेट जो है वो एक डायलेक्टिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे? देखिए हेगल ने क्या बोला कि सबसे पहले फैमिली बनी। फैमिली एक सबसे पहला आइडिया था, इनिशियल आइडिया था, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ थीसिस। फिर उसके बाद सेकंड उसका काउंटर आइडिया क्या बना? एंटी थीसिस क्या बनी? लोगों ने सिविल सोसाइटी बनाई क्योंकि सिर्फ फैमिली के फॉर्मेशन से लोगों के जो सेल्फ इंटरेस्ट थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, उनकी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी। तो अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए फिर लोगों ने बोला कि नहीं सिर्फ फैमिली ज़रूरी नहीं है, वी नीड सम सिविल सोसाइटी। तो ये एक एंटी थीसिस था। फिर अब ये भी हुआ कि फैमिली भी बन गई, सिविल सोसाइटी भी बन गई, बट कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है और वो जो रिलेशन बन रहा है अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी वो सही से मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो ये जो आइडिया और ये जो काउंटर आइडिया था, इस चीज़ों का रिजल्ट क्या बना? स्टेट। तो स्टेट वॉज द सिंथेसिस, दैट वॉज द हाइएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द रीजन। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी कि स्टेट इज रिप्रेजेंट डायलेक्टिकल प्रोसेस। कैसे रिप्रेजेंट करता है डायलेक्टिकल प्रोसेस? क्योंकि स्टेट जो है फैमिली और सिविल सोसाइटी का थीसिस और एंटी थीसिस के बाद जो परफेक्ट कंक्लूजन हो सकता था वो स्टेट है। ठीक है, तो स्टेट इज रीजन पर्सोनिफाइड। तो एक और स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट को एक तरह से पर्सन की तरह उसको पर्सनिफाई किया गया और एक ऐसा पर्सन जिसके पास खुद का रीज़न है, खुद की विजडम है और इसीलिए स्टेट सबके बारे में अच्छा सोचेगा, बहुत ही यूनिवर्सल एल्ट्रिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, हेगल की थ्योरी ऑफ स्टेट अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं
आइडिया ऑफ यूनिवर्सल क्लास, हेगल ने अपना यूनिवर्सल क्लास का भी आइडिया दिया। हेगल ने क्या बोला, हेगल्स आइडिया ऑफ फ्रीडम, क्योंकि देखिए हेगल ने फ्रीडम के बारे में क्या बोला कि स्टेट जो भी कुछ डिसाइड करेगा वही ट्रू फ्रीडम होगी लोगों की, तो स्टेट को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी दे दी। ठीक है, सो हेगल्स आइडिया ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड एन एफिशिएंट एंड एग्जाम्पलरी ब्यूरोक्रेसी। जो हेगल का जो आइडिया ऑफ फ्रीडम था वो एक ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही एग्जाम्पलरी ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने बोला कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं एक ओपन कॉम्पिटिशन के थ्रू और मेरिट के थ्रू चूज़ किए जाएंगे, और क्योंकि स्टेट्स में कौन होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, तो ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं बहुत ही यूनिवर्सल क्लास, इसको इसी ब्यूरोक्रेट्स को क्या बोला है उन्होंने, यूनिवर्सल क्लास बोला, क्योंकि ये सभी के कॉमन इंटरेस्ट को, सारे लोगों के कॉमन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा और सभी के इंटरेस्ट को सर्व करेगा। ठीक है, सो आई होप ये जो यूनिवर्सल क्लास मीन्स व्हाट, इट इज़ द क्लास ऑफ ब्यूरोक्रेट्स विच आर चूजन बाय ओपन कॉम्पिटिशन एंड मेरिट और ओपन कॉम्पिटिशन के बेसिस पे इन ब्यूरोक्रेट्स को चूज़ किया जाएगा। इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू स्टेट का फॉर्मेशन होगा, और ये स्टेट और या ये ब्यूरोक्रेसी क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये यूनिवर्सल क्लास क्या रिप्रेजेंट करेगी, सभी लोगों के कॉमन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगी और सभी को सर्व करेगी। सो हेगल्स की जो फेथ थी, हेगल बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे ब्यूरोक्रेसी पे, वो इतनी स्ट्रांग थी कि इन्होंने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होना चाहिए जो कि सभी के लिए वर्क करेगा। आई होप आपको ये यूनिवर्सल क्लास समझ में आया। यूनिवर्सल क्लास मतलब एक ऐसी क्लास जो सबके बारे में सोचे, और वो क्लास के जो मेंबर्स होंगे वो कैसे चूज़ किए जाएंगे, कंपटीशन के थ्रू और मेरिट के बेसिस के थ्रू। सो दिस वाज द थ्योरी ऑफ आइडिया ऑफ यूनिवर्सल क्लास गिवन बाय हेगल। सो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो चार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, बुक्स लिस्ट विद इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहली बुक जो 1807 में हेगल ने लिखी थी, फिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, इसमें उन्होंने क्या, उनका सेंट्रल आइडिया क्या था, इस बुक में उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बोला था कि इसमें जो आइडियाज़ हैं, फिलोसफिकल आइडिया जैसे एब्सोल्यूट स्पिरिट, कॉन्शियसनेस या ट्रूथ, ये सब क्या है, इन्होंने आइडिया से इसको लिंक किया था। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ये इस बुक में लिखी थी, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। फिर इन्होंने साइंस ऑफ लॉजिक बुक लिखी जिसमें कि लॉजिकल रीजनिंग के इंपॉर्टेंस और डायलेक्टिक्स के बारे में लिखा। तो डायलेक्टिक्स के बारे में इन्होंने साइंस ऑफ लॉजिक्स में लिखा। फिर सिविल सोसाइटी, मैंने आपको बताया कि सिविल सोसाइटी और स्टेट को बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन किया था हेगल ने, तो इसको इन्होंने फ़िलॉसफी ऑफ राइट में लिखा, और ये इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि आज भी सिविल सोसाइटी, अगर हम आज मॉडर्न टाइम्स में भी देखें तो सिविल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ सिविल सोसाइटी इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। ठीक है, सो ये जो सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था ये हेगल ने दिया, और इसीलिए ये फ़िलॉसफी ऑफ राइट इनकी जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनकी, क्योंकि इसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ सिविल सोसाइटी एंड स्टेट दिया। फिर इनका एस्थेटिक्स पे लेक्चर्स था, ये एक बुक थी जिसमें उन्होंने रोमांटिसिज्म को, तो हेगल वॉज अ रोमांटिसिस्ट थिंकर ऑल्सो, इन्होंने इस पर्टिकुलर थीम पे वर्क किया। फिर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में इन्होंने अपने हिस्टोरिकल आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट को दिया। ठीक है, तो आप देखिए ये हिस्टोरिकल, एक चीज़ कार्ल मार्क्स ने जो है, आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो जाइएगा, कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट था हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, आइडियलिज्म नहीं, मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट था, ये मार्क्स का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो बच्चे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हिस्टोरिकल आइडियलिज्म, आइडिया को इम्पोर्टेंस किसने दिया, आइडिया को इम्पोर्टेंस दिया हेगल ने, और उन्होंने क्या बोला कि आइडियाज़ ही हैं जो ट्रू मैनिफेस्टेशन है, जो भी हमें रियलिटी दिखती है वो आइडिया का ही मैनिफेस्टेशन है। तो हेगल ने आइडिया को इम्पोर्टेंट दिया था। लेकिन हम जब अभी आगे मार्क्स को, कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या बोला कि हिस्ट्री को हम आइडियाज़ के थ्रू नहीं समझ सकते, हिस्ट्री जो है वो, उन्होंने मटेरियल थिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उन्होंने इकोनॉमी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, सो ये जब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल आइडियलिज्म का जो आइडिया है, ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये हम लोग कार्ल मार्क्स को जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी के लिए फ़िलहाल हिस्टोरिकल आइडियलिज्म मतलब क्या, एक ऐसा फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव जो कि क्या कहता है कि आइडियाज़ का, कॉन्सेप्ट का और ह्यूमन कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा रोल होता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट
इवेंट्स में, हिस्टोरिकल इवेंट्स में, ठीक है। सो दिस वाज द फिलॉसफी इन हिस्टोरिकल आइडियलिज्म, जो कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने किस बुक में लिखा था, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में लिखा था। सो आई होप आपको ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो भी स्टूडेंट्स प्लीज़ इन वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए थैंक यू, या जो भी कमेंट करना है या आपको कोई सजेशन देना है दीजिए, बिकॉज आपके कमेंट्स ही मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। आज आपको पता है कि ये बिल्कुल न्यू चैनल है, मैंने ये चैनल ही सिर्फ इसी मोटिव से बनाया था कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लोग के पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि कोर्सेज परचेज़ कर सके, तो उनको एक क्वालिटी कंटेंट मिल सके फ्री में, ताकि वो उनकी प्रिपरेशन में उन्हें काफ़ी मदद मिल सके, इस वजह से। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और मुझे आप अगर कोई सजेशन देना चाहें तो आप वो भी सजेशन दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।